सलाम दोस्तों। उर्दू इंटरनेशनल की इस खुसूसी पॉडकास्ट सीरीज़ में आपका एक बार फिर वेलकम और खुशामदीद। हम जनाब ताहिर मेहदी के साथ पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत और पाकिस्तान में जमहूरियत के इर्तिका का जायज़ा ले रहे हैं। आज हमारी तीसरी किस्त है। हम 12 अक्टूबर 1999 के बाद के हालात का जायज़ा आज की इस किस्त में लेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये हमारी इस सिलसिले की आखिरी नशिस्त होगी। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, एक दफ़ा फिर। मैं आपको बता रहा था कि 12 अक्टूबर 99 मैंने भी वो मिठाई खाई जो नवाज शरीफ हुकूमत के खात्मे की खुशी में गलियों में बांटी जा रही थी, और मुशर्रफ साहब को बहुत लोग वेलकम कर रहे थे, फौज को बहुत वेलकम कर रहे थे। इसके बाद भल सफाई शुरू हो गई थी और सियासी सरगर्मी नहीं हो रही थी, और हम सबको लगता था कि नवाज शरीफ साहब को उसी तरह फांसी दे दी जाएगी जिस तरह हमारे बड़े हमें बताते हैं कि भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी। क्या चल रहा था पाकिस्तान के सियासी हलकों में, इंतखाबी मैदान में, और इससे मिलते जुलते जो मौजूआत हैं उनसे मुतल्लिक। जी, मेरा ख़्याल है कि एक तो हमें इसको ये जो 12 अक्टूबर 1999 वाली जो डेवलपमेंट थी, इसको एक तो हमें इस तरह देखना चाहिए कि जो मिलिट्री ने एक कंट्रोल डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट शुरू किया, 88 से शुरू हुआ बेनज़ीर के पहले इलेक्शन से, उसके तकरीबन 10 साल पूरे हो चुके थे और अब दोनों पार्टियां उनके हाथ से निकल चुकी थीं। दोनों पार्टियों की दो दो दफ़ा हुकूमत बन चुकी थी और दोनों को मालूम था कि हमें सिर्फ कठपुतली के तौर पे लाया जाता है, असल पावर नहीं मिलती। और दोनों को किसी लेवल पे ये भी एहसास था कि उनको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अब दोबारा ये गेम चल नहीं सकती थी, वाह जी। ठीक है। तो इसलिए जो है उनको दोबारा जो है वो पर्दे के पीछे से सामने आना पड़ा, ठीक ठीक। है। और भी ज़ाहिर है इसके कुछ डायमेंशन ज़रूर थी, हाँ। तो लेकिन उनको सामने आना पड़ा, ठीक है। सामने आने के बाद कुछ चीज़ें बदल गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब ये 99 था, मिलेनियम चेंज हो रहा था। अब ये कोल्ड वॉर की वो सिचुएशन नहीं थी, कोल्ड वॉर नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। हम्म। ये अफ़गानिस्तान वाली जो एडवांटेजेस जनरल ज़िया को मिल गई थी वो इनको अभी कम तक से नहीं कम नहीं, कम से कम शुरू के पीरियड में तो वो नहीं इनको मिली थी, और नहीं ये मिली नॉन थी। पॉपुलर डिक्टेटरशिप थी, और इसको वेस्ट और यूरोप कोई वेलकम नहीं जी, कर जी, रहा था। बिल्कुल, वैसे तो बिल्कुल भी इनको एक्सेप्ट, क्योंकि उनको दोबारा लग रहा था कि यहाँ पे जमहूरियत जो है ये डीरेल हो गई है। तो एक बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि इनके पास ये नहीं था कि बस अब ये बैठ गए हैं, हम्म। ठीक है। हाँ, जब 9/11 हो गया 2 साल बाद, तो फिर इनकी एक लिहाज से लॉटरी दोबारा निकली नए जनरल साहब की, और उन्होंने फिर कुछ अरसा वो किया, सस्टेन किया। लेकिन इसमें एक क्रेडिट सिर्फ वॉर ऑन टेरर को या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनको ही नहीं देना चाहिए। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो पाकिस्तान की आवाम का, पॉलिटी का, सियासतदानों का जो जमहूरी क्या कहना चाहिए उसको मिजाज है, वो भी थोड़ा मजबूत हो चुका था, हम्म। ठीक है। तो उसको अब दबाना इतना आसान नहीं नहीं था। था, ना ही। इसलिए वो मार्शल आर्ट डिक्टेटरशिप नहीं थी, बल्कि वो चीफ एग्जेक्टिव थे। जी, जी, बिल्कुल, उनको नाम भी अपने बदलने पड़े, हाँ। और मतलब वो ये भी कि जी आइन हमने ख़त्म नहीं नहीं किया। किया। वैसे ये इस तरह तो हमेशा ही करते रहे हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो कुछ नया जो कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश की, वो उतना ब्लेटेंट नहीं था। कि जैसे आप देखें कि अयूब खान ने तो आइन ही उठा के बाहर फेंक दिया। उसने कहा मैं आइन ही अपना बनाऊँगा। हम्म। तो ज़िया साहब ने बनाया तो अपना ही आइन, 8वीं तरमीम के साथ वो आइन तो बिल्कुल उनका अपना ही था। लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं कि ये 73 का आइन ख़त्म और अब मेरा आइन चलेगा। ये उनकी हिम्मत नहीं थी कहने की। तो इनका भी यही था। तो इनको मज़ीद और डिफेंसिव पोजीशन लेनी पड़ी, मज़ीद पीछे एक कदम लगता है देख कर के इनको हटना पड़ा कि ये हम सारा सिस्टम नहीं लपेट सकेंगे। तो और जब इन्होंने मतलब 3 साल बाद ही इन्होंने इलेक्शन करा दिए, जी। ठीक है। मतलब अगर हम वो देखें, ज़िया को देखें, तो उसने तो कितने? 79 के बाद 85 में कराया, 77 के बाद तो मतलब 8 साल। 8 साल के बाद उसने इलेक्शन करवाया, और वो भी गैर जमाती, हम्म। ठीक है। तो लेकिन इनको 3 साल के बाद इलेक्शन करवाना पड़ा। करवाना पड़ा, ठीक है। तो हालांकि उस 3 साल के दरमियान 9/11 भी हो हो चुका था, चुका था। और इनको जो बाहर से सपोर्ट मिलनी थी वो भी मिल चुकी थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ये सारी दुनिया का कंसेंसस था कि अब जो है ना ये सिलसिला ज़्यादा देर मिलिट्री रूल वाला नहीं नहीं चलना चल चाहिए, सकता। सिस्टम आना चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो साथ साथ जो है वो हुकूमतों में अकाउंटेबिलिटी और चेंज आनी चाहिए। तो ये 2002 में इनके अंडर
पहला इलेक्शन हुआ। इससे पहले ज़ाहिर है कि इनको अगेन अदालत के ज़रिए मिल गया था पिछले डिक्टेटर्स की तरह कि जी आप आइन में एलएफओ आ चुका था, आइन में अपनी तरमीम कर कर सकते सकते हैं। हैं, और वो रेफरेंडम भी जी, वो रेफ़रेंडम भी इन्होंने करवा लिया था, ठीक है? और फिर ये कि आइन में तरमीम का इख्तियार इनको मिल गया था, हाँ, ठीक है? और गो कि वो मशरूत था कि जब इलेक्शन होंगे तो जो नई असम्बली बनेगी वो इस इन तरामीम को पास तौसीक करेगी। तौसीक ठीक करेगी ठीक। इनकी, ठीक है? तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी एक अपनी तरफ से काफ़ी सारी तरामीम की, इलेक्शन सिस्टम में तब्दीलियाँ की, तो उनमें से कुछ जो हैं वो बहुत अहम है, ठीक है? एक तो ये कि उन्होंने बीए की शर्त लगा दी कैंडिडेट्स पर, जी 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 ठीक है? जी, हाँ। अच्छा, ये इस लिहाज से अहम है कि ये बुनियादी तौर पे दोबारा वो अयूब खान के ज़माने वाली बहस ले आई कि हाँ, जी अवाम जो है अनपढ़ है। अनपढ़ है और उसको कोई हक नहीं होना चाहिए हाँ, इलेक्शन के ज़रिए कुर्सी पे बैठने हाँ, का। तो अब वो मुकम्मल तौर पे तो वापस नहीं आ सकती थी कि सारे जो वोटर हैं वही बीए पास होने चाहिए, तो उन्होंने कम से कम उसको यहाँ तक लिमिट कर दिया कि जी जो कैंडिडेट हैं वो कम से भी कम वो ज़रूर जो है ना बीए पास होने चाहिए। तो और ये बाद में काफ़ी बड़ा मसला भी बनता रहा। तो बिल्कुल। एक तो ये उन्होंने तब्दीली की, उन्होंने जो वोटर एज थी वो भी जो है 21 साल से बढ़ाकर कम करके 18 साल कर दी, ठीक है? तो एक तो ये बड़ी तब्दीली थी। दूसरे उन्होंने कुछ जो है नई रिज़र्व सीट्स का जो है खवातीन के लिए। ख़वातीन के लिए इज़ाफ़ा किया। जी। 73 के आइन में भी ख़वातीन की रिज़र्व सीटें थीं, लेकिन 73 के आइन में ये लिखा हुआ था कि ये सीटें जो हैं वो 3 इलेक्शंस के लिए हैं या 10 साल, व्हिचएवर कम्स फर्स्ट, उस वक़्त तक रहेंगी और उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएँगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि 70 की जो सियासी सूझबूझ थी वो बिल्कुल और तरह की थी। तो उस वक़्त सबकी आँखें बहुत गुलाबी थीं, सबको लगता था कि अब हम दुनिया बदला देंगे, बदल जाएगी सारी। तो आइन बनाने वालों का भी ख़्याल था कि 3 साल में हम औरतों को अपने बराबर ले आएँगे। वाह! 3 इलेक्शंस में 3 इंतखाबात में 3 या 10 सालों में, हाँ। वो हो जाएगा तो उसके बाद तो तो ज़रूरत ही कोटे नहीं, की ज़रूरत ही ज़रूरत नहीं है, नहीं, बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, सिनफ़ी बराबरी हो हो जाएगी जाएगी। 1983 तक। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हो जाएगी तो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो लेकिन वो आप देखें कि फिर उसके बाद जो 3 इलेक्शन हुए, यानी 77 को तो उन्होंने इलेक्शन ही नहीं माना, 85 हुआ, 88 हुआ, 90 में ये ख़त्म हो गए। हुँ, 90 में ये सीटें ख़त्म हो गईं। तो उसके बाद नहीं बहाल की, हालाँकि वो सदर गुलाम इसहाक़ खान मौजूद थे, तो वो जो बाकी तो हर चीज़ वो अपने ऑर्डिनेंस के ज़रिए ऐड कर देते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं तकलीफ़ की कि भई ये भी मैं कर सकता हूँ। उन्होंने नहीं किया वो इज़ाफ़ा नहीं किया उन्होंने। तो वो सीटें, औरतों की सीटें बिल्कुल ख़त्म हो गईं, ठीक है? ये शायद उस ज़माने की जो दर-ए-पर्दा एस्टेब्लिशमेंट थी, उससे फाटा और एमक्यूएम से उनका गुज़ारा चल रहा था। तो हाँ, क्योंकि ये सीटें वैसे भी पार्टियों को मिलती थी ना, हाँ, क्योंकि जो रिज़र्व सीट्स हैं ये हाँ, भी पार्टी को मिलती थी और जो भी उस 73 वाले आइन के तहत तो जो आम तौर पे जो मेजॉरिटी पार्टी होती थी सारी सीटें तकरीबन उसी को मिल जाती थी, ठीक, ठीक ठीक। है? तो ये एक ख़वातीन की ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी एक प्रेशर था कि भई औरतों की नुमाइंदगी दी जाए, और क्योंकि ये ज़ाहिर है कि वो एक एनलाइटमेंट लेके आ रहे थे, वो रोशन ख़्याली के दावेदार थे, तो उनको ये इसलिए उन्होंने वुमेन सीट्स काफ़ी अच्छी भली तादाद में उनका इजाफ़ा किया। मुतालबा तो ये था कि 1/3 होनी चाहिए सीटें, लेकिन मेरे ख़्याल है वो 1/3 का हाफ़ जो है 17 साढ़े 17% जो है उन्होंने वो सीटें जो हैं का इजाफ़ा किया। तो इसी तरह माइनॉरिटीज़ के लिए भी सीटें रखी गईं। इन सीटों को के बारे में भी बाद में किस तरह प्ले आउट हुआ, क्योंकि उसके बाद अब तक जो हम देखें तो 5 इलेक्शन हो चुके हैं, 2002, 8, 13, 18 और और फिर अब ये भी 24। 24 जो हुए हैं। तो 5 इलेक्शन हो चुके हैं। तो मेरे ख़्याल है कि अब हम देख सकते हैं कि जो उस वक़्त जो तरमीम की गई थी, जो इज़ाफ़े किए गए थे, उनका क्या असर, तारीख़ी नताइज क्या क्या है, क्या मुआशरे क्या पर, क्या सियासत उसके पर, नताइज हैं? जमहूरियत पर उसके क्या जी, असरात? तो उसकी तरफ हम बाद में आएँगे, लेकिन जो पहला इलेक्शन था परवेज़ मुशर्रफ का, यानी 2002 वाला 2002 वाला, जब उनके 3 साल पूरे हो हुए चुके थे थे। उनके मार्शल लॉ के, तो उस इलेक्शन में उनके पास एक तो वो खुद यूनिफॉर्म में थे, हुँ, सदर बन के बैठे हुए थे, रेफरेंडम उन्होंने जीता हुआ था और इस बात का कहीं जिक्र नहीं था कि वो अपनी पावर पोजीशन से हट जाएंगे, ठीक है? ठीक, यानी इलेक्शन उनके साए में ही होने थे, जी। ठीक है? और उस क्योंकि उन्होंने सीटें बढ़ा दी थी, 200 थी सीटें पहले, 208, तो फिर वो जिन्होंने 272 कर दी सीटें। जी। तो इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो नक्शे थे ग्राउंड पे, वो भी डिलिमिटेशन जिसको कहते हैं, हल्का बंदी है, वो नए सिरे से हुई,
ठीक। ठीक है। अच्छा, फिर जो वोटर लिस्टें हैं, क्योंकि आपने एज लिमिट 21 से कम करके 18 18 कर कर दी, दी। वो भी नहीं नहीं बनी। ठीक ठीक। है। फिर आपने नवाज शरीफ को मुआहदे के तहत मुल्क से निकाल दी। मुल्क से निकाल दिया, बेनज़ीर को भी आपने बाहर रखा हुआ है। हम्म, तो दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं उनके जो मेन सरबराहान हैं वो भी बाहर हैं। हम्म। एक निज़ाम पूरे का पूरा आपने खुद बनाया है। वो ठीक। इंतखाबी माहौल साजगार किया गया। अब इंतखाबी माहौल मतलब टोटल आपके कंट्रोल में है। किंग्स पार्टी भी बन गई है। नहीं, वो भी उन्होंने बनाई, किंग्स पार्टी भी बनाई, खुद भी यूनिफॉर्म पावर में बैठे हैं। आपने पूरे गेम के जो रूल्स हैं वो खुद दोबारा से तय किए हैं। ठीक है। आपने हल्के नए बनाए हैं, आपने वोटर नए लिस्टें बनाई हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। उसके बावजूद जब वोट डलता है हम्म। तो उनकी किंग्स पार्टी की हुकूमत नहीं बन रही। सादा अक्सरियत नहीं है। नहीं, सादा अक्सरियत नहीं है। तो इसलिए मैं ये शुरू में कह रहा था आपको कि वो जो 90 की दहाई में जो सियासी अमल था वो जितना भी डिस्टॉर्टेड था, जो जैसा कुछ भी भी था था, जी। लेकिन उसमें ये तो था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो रूलर्स हैं, मिलिट्री जनरल जो हैं, वो सियासी तौर पे पीछे हट चुके थे। ठीक है, मिठाई ज़रूर तकसीम हुई थी उनके आने पे, लेकिन वो 2002 में नज़र नहीं आ रहा कि वो मिठाई जो है वो उसकी मिठास अभी तक बाकी है। बाकी है। ठीक है ना। वो कुछ एक लिमिटेड सर्कल तो हमेशा ही होता है मौजूद, जो खुशियां मनाता है कुछ भी हो जाए। जी। ठीक है, क्योंकि उनके अपने मफादात होते हैं। तो यहाँ पर आके एक परेशानी जो है उनके लिए थी कि इतना, जिस तरह मैंने आपको बताया, इतना सब कुछ आपके कंट्रोल में हो, उसके बावजूद पर्ची की ताकत आपके हाथ से निकल जाए। ओह। ठीक है। हाँ। तो ये काफ़ी लम्हा फिक्रिया था उनके लिए। हाँ। अच्छा, लेकिन उन्होंने इसका बंदोबस्त किया हाँ। और उन्होंने एक और आइन में डिस्टॉर्शन की। के ठीक है। और जो जिसके असरात अभी तक जो हैं वो चल रहे हैं। उन्होंने किया ये था कि आइन में पहले आ चुका था, ये नवाज शरीफ के दौर में ही मेरे ख्याल है, ये एक जो फ्लोर क्रॉसिंग के अगेंस्ट एक क्लॉज आ चुकी ये थी, लोटा क्रेसी जिसको जो बोलते लोटा क्रेसी, क्योंकि वो 80s में 90s में सारे था ना कि इधर चले गए हैं, एमपीए, उधर चले गए पार्लियामेंटेरियन। तो उसको रोकने के लिए एक आइन में तरमीम की गई थी कि आप जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है, आप वो पार्टी इलेक्शन के बाद नहीं छोड़ सकते, और अगर छोड़ेंगे तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो इसको तो नहीं चेंज किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसको भी रोक लिया। जब इलेक्शन से पहले परवेज मुशर्रफ ने आइन बहाल किया तो ये वाली क्लॉजेज उन्होंने रोक ली थी, मुअत्तल ये किए रहे। ये मुअत्तल रही। ठीक है। ठीक। अच्छा, और उस जब वोटिंग हो गई तो जाहिर है कि उनके पास तो सबसे पहले, उनकी टेबल पे तो सबसे पहले नतीजा गया होगा। उन्होंने देखा कि भाई ये जो किंग्स पार्टी मेरी है, PMLQ, ये इसकी तो हुकूमत नहीं बन रही। तो उन्होंने फिर एक तरमीम की, एक नया कानून जारी किया कि जो आज़ाद मेंबरान हैं वो किसी भी पार्टी को इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ज्वाइन कर सकते किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर बहुत सारे जितने भी आज़ाद मेंबरान थे वो आपको मालूम ही है वो कैसे, इलेक्टेबल्स, वो जो जिनका पहले बता चुके हैं जी कि वो जी, कैसे हैं। हाँ। हाँ। तो लेकिन जिन्होंने पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा है वो तो अपनी वफादारी तब्दील नहीं कर सकते। ठीक। ठीक है। लेकिन जो आज़ाद मेंबरान हैं वो किसी भी पार्टी में जा सकते थे, ताकि उस पार्टी की हुकूमत जो है वो बन सके। अच्छा, ये उन्होंने इस सब के बावजूद भी 10 बंदे कम थे। नहीं, एक बंदा तो उनको उनको नहीं, इसके बावजूद बंदे कम थे, फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी तोड़ी, पैट्रियाट बनाई। जी। उसके बावजूद भी एक बंदा कम था जो उन्होंने जंग से मौलाना आज़म तारिक को जेल से निकाल कर कहा कि आप वोट दे थे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो इतनी मुश्किल हुई उनको, तो अगेन दोबारा उनके लिए सबक था कि भाई जमहूरियत जो है, और अगर वोट आप होने देते हैं जैसे हो रहा है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि गेम आपके हाथ में रहे। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने, कुछ मामलात अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल, कुछ मामलात अल्लाह की जो असल ताकत है, अवाम जो है, आवाज़ है, वो उसके हाथ में जो है वो होते हैं। तो ये एक था। अच्छा, ये जो उन्होंने तरमीम की, ये बाद में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस तरमीम को ख़त्म नहीं किया। ये बहुत नुकसानदेह है, बहुत डेट्रीमेंटल है। एक तो एक तो ये बुनियादी तौर पे ही गलत है। एक तो किसी और दुनिया के मुल्क में ये नहीं है कि आप इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो इससे देखें ना, आप एक आज़ाद उम्मीदवार है, वो एक इलेक्शन लड़ता है, एक पार्टी के उम्मीदवार को हराता है। ठीक है। फिर वही पार्टी जिसको उसने हराया वो ज्वाइन कर लेता है। तो उस पार्टी को
जिसको जिसको उसने हराया, उसको जिसने वोट दिए थे, वो तो इसने पार्टी की बुनियाद पर वोट दिए तो थे ना। पार्ट आपने इसका मतलब ये है कि इंतखाबी घपला किया है इंतखाबी घपला किया है कि और लोगों के जो वोटर्स हैं उनकी उम्मीदों का खून किया है। हाँ एग्जैक्टली, उनका मैंडेट तो नहीं है ये। उन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया है हाँ, और और अब आप ही आप उन्हीं के नुमाइंदे बन के नुमाइंदे बैठ गए। बन गए, ठीक है। तो ये एक तजाद है जो चला आ रहा है, चला आ रहा है, और पार्टियों ने भी नहीं ख़त्म किया, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमें, आप देखें ये जो आप 24 वाला इलेक्शन हुआ है, इसमें तो सारे ही आज़ाद थे ना, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे भी जितनी सारी डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जितनी भी हरकतें हुई हैं, वो उसकी बुनियादी तौर पे जो नहीं है, जो जड़ बुनियाद है, है। वो जड़ जो है वो उस तरमीम में रख दी गई थी, ठीक है। उसी को ही आपने बाद में इस्तेमाल किया है, और वो यहाँ पर आके 24 तक तो आके वो बहुत खुल के उसने आपके पूरे इलेक्टोरल, फनपुर से निकालनी है वो। हाँ, आपके पूरा इलेक्टोरल सिस्टम को तौबाला किया उसने। उसने उसको उसको बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट और डिस्टर्ब किया है। तो ये, लेकिन इसमें मेरे ख्याल है 2002 के इलेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस इस्टेब्लिशमेंट की जो इतनी सारी पावरफुल होने के, इतने सारे मनूवरिंग करने के, सारा सिस्टम खुद डिज़ाइन करने के बावजूद उनकी बात नहीं बनी, ठीक है। और उस फिर आगे भी हम ये देखते हैं कि वो उन्होंने 2002 तक तो उन्होंने फिर भी अपनी जिस तरह भी ज़ोर ज़बरदस्ती पार्टी बना ली, ठीक है, लेकिन वो अगले इलेक्शन तक वो पार्टी नहीं पहुंच सकी। इस बीच में मुझे चंद जो बयान याद हैं, हम्म, चौधरी परवेज इलाही साहब का बयान था कि मुशर्रफ को 10 बार भी वर्दी में सदर मुंतखब करवाएंगे। जी बिल्कुल। और मतलब हाँ ऐसे था बिल्कुल, क्योंकि वो पार्टी, उनको तो पता था कि हमारा वजूद जो है वो जनरल साहब के दम पे है, और जनरल साहब को पता था कि मेरा वजूद जो है मेरी यूनिफॉर्म के दम और तक है। उनका, हाँ, मुशर्रफ साहब का मुझे बयान याद है, उन्होंने हाँ, कहा था मेरी वर्दी मेरी खाल है, हाँ, मेरी स्किन है। हाँ, नहीं कोई वो आदमी खाल नहीं है, वो जो जिन जिन की जान जिस तरह कहानियों में तोते में होती है ना, उनको पता था कि मेरी जो सियासी वर्दी, जान है वो वो तो उसी वर्दी में है। तो जब तक मुझे मेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से सलूट मिल रहे हैं हाँ, और सबको पता है कि जी यहाँ पावर है, तो हाँ। उस वक्त तक मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद थे तो मैं एक आम आदमी, और वो बाद में हमने देखा है, सबने विटनेस किया है कि वो बाद में तो फिर उनके साथ बिल्कुल आम आदमी हो गए, वो तो ज़ाहिर है यूनिफॉर्म उतारने के बाद। तो एनीवे, लेकिन जो 2008 तक वो नहीं चल सके, 2008 तक उनकी पावर डाइल्यूट हो गई। तो ये वाला जो पीरियड है ना, यानी मुशर्रफ के मार्शल 99 से लेके और 2007-8 तक वाला, इसमें इस अमर के बावजूद कि 9/11 हो गया, सारी दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई दोबारा से, और और वही जिस पाकिस्तानी तरह फौज ज़िया की जरूरत पड़ वही गई और मुशर्रफ साहब की जरूरत पड़ पड़ गई। गई वही रिपीट हो गया कि जिस तरह ज़िया के ज़माने में आपको अफ़गानिस्तान में जो कुछ आपने करना था ग्लोबल पावर्स ने, वो करने के लिए उनको ज़िया की ज़रूरत पड़ गई, तो उन्होंने घर में इजाज़त दे दी, जो मर्ज़ी करें आप, ठीक है। तो वही एक लिहाज से जिसको हम कहेंगे कि लॉटरी जो है वो परवेज़ मुशर्रफ की भी निकली। पहले इनफोर्स इस्लामाइजेशन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को फेवर कर रही थी, तो हमारे पास ज़िया-उल हक थे और वो हमें इस्लाम सिखा रहे थे। फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को इनफोर्स मॉडर्निटी की ज़रूरत थी इंतहा पसंदी और इस्लामिज़म का खात्मा करने के लिए, फिर हमारे पास मुशर्रफ साहब मौजूद थे उनकी मौजूद थे, खिदमत। हाँ। अच्छा, लेकिन मुशर्रफ साहब जो हैं वो कम चल सके, और बहुत मुश्किल से वो मनूवरिंग करके, बहुत उनको मनूवर, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनका ज़ोर बहुत बढ़ गया था। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि 2006 में एक लिहाज वो पीपल्स पार्टी ने, बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया। मैं चाहता हूँ कि आपकी माहिराना राय, हमें बहुत सारे लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अहमियत से वाकिफ़ नहीं, बस उसके नाम से वाकिफ़ हैं। हमें ज़रा बताएं कि ये है क्या और इसके असरात क्या हो सकते थे जब ये बनाया गया, और इसके असरात क्या हुए हकीकतन। जी, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक पार्टीज़ के दरमियान एक मुआहदा है, सारी जो उस वक्त जो दो मेन पार्टीज़ थीं पाकिस्तान की, तो वो आपको उसका टेक्स्ट आराम से मिल जाएगा और उसमें बड़ी वाज़ेह चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आप उसको सियासी सतह पर समझने की कोशिश करें तो बुनियादी तौर पे ये था कि दोनों पार्टियां जो बड़ी थीं वो 90 में 88 से लेके 99 तक दो दो बार हुकूमत कर चुकी थी, ठीक है। ठीक। और किसी की भी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए थे, ठीक है। और दोनों में ये रियलाइजेशन थी कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं और पावर कोई और एंजॉय करता है। दोनों इस रियलाइजेशन पर पहुंच गए थे ठीक। कि नवाज शरीफ को शैब पे रखा जाता है तो
बेनज़ीर को कंट्रोल किया जाता है या बेनज़ीर दिखा के नवाज शरीफ को कंट्रोल, तो दोनों पार्टियों को वो कंट्रोल। तो हम अब ये वाली गेम नहीं खेलेंगे एक दूसरे के खिलाफ। सियासी तौर पे अगर आप उसको ट्रांसलेट करें, उसकी क्लॉजेस तो आपको जो है सारी मिल सकती हैं, देख सकते हैं आप। तो लेकिन उसका सियासी मतलब ये था कि अब हम मिलिट्री आपके हाथों में नहीं। इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। वाह। ठीक है, तो वो एक लिहाज से लार्जली चला भी सही। और 2010 में जब आपने 18वीं तरमीम पास की और कंसेंसस से पास की, 18वीं तरमीम बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है। 73 के आइन बनने के बाद सबसे अहम अगर कोई चीज़ लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने किया है तो वो 18वीं तरमीम है। तो वहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने अपना असर काम दिखाया है। अपना असर दिखाया है। ठीक है कि वो तो लेकिन अगर मैं आपको एक इत्तेफाक राय है बेनज़ीर की शख्सियत के बारे में कि वो पाकिस्तान ने अगर कोई पिछले 2-3 दहाइयों में हकीकी मानों में अगर कोई लीडर, जमहूरी लीडर, फ़िक्री लीडर, आलमी सतह का रहनुमा पैदा किया है तो वो बेनज़ीर हैं। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 1 साल के बाद बेनज़ीर पाकिस्तान में आ चुकी थी और उनकी शहादत हो जाती। तो आप इसको, ऐसा आदमी जो इस मौजू पर लिखता पढ़ता है, किस तरह देखते हैं मेरा फिर? ख्याल है कि उसके बाद की सारी, जिस तरह हमने बात की है ना कि 2002 के इलेक्शन की, कि भाई वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को ये रियलाइजेशन शायद किसी लेवल पे हो गई कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस जब भी चलेगा तो हम उसमें पीछे हैं, हम उसको लूज़ कर चुके हैं, हम उसको उसके ज़रिए कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो गया, तो पार्टीज़ में एक कंसेंसस की सूरत हाल भी इमर्ज होके सामने आ गई। तो फिर मेरे ख्याल है अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, अब हम किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में तो नहीं बिल्कुल जाना भी हाँ, चाहते, हाँ। लेकिन अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसके बाद बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए जिसमें बेनज़ीर की शहादत भी शामिल है, कि किस तरह जो है चार्टर उसके ऑफ उसके डेमोक्रेसी चार्टर के ऑफ डेमोक्रेसी को मुमकिन असरात को कम से कम किया जा सके। ठीक है, तो कम से कम वो जाता तो सारी बात जो है वो इसी तरफ जाती है। तो ये हुआ, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन हुए, उसके बावजूद इलेक्शन हुए और नई हुकूमत बनी। तो ये इतने बड़े हादसे के बावजूद जो 2007 के आखिर में हुआ, बेनज़ीर की जो शहादत थी, उसके बावजूद इलेक्शन हुए, जमहूरियत आई और दोबारा से जो है एक नया सिस्टम शुरू हुआ। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर आकर लगता था कि अब जो है दोबारा शायद जमहूरियत जो है वो चल जाए। चल जाएगी, पटड़ी पर आ गई है, एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो है वो हो गया है। ठीक है, और उस डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन ने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए ही जो जनरल साहब थे उनको घर भेज दिया। हाँ। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि 13 में भी इलेक्शन हुआ, वहाँ पे भी एक पार्टी ने इलेक्शन हारा, एक पार्टी ने इलेक्शन जीता। ठीक है, जिसने जीता हुकूमत उसको मिल गई, और मतलब हारने वाले ने मुबारकबाद दी कि भाई आप मुबारकबाद दी। जीत गए, आपका तो राइट है ये। हाँ, सिविलाइज मुल्कों में, इसी तरह होता है। एडवांस जो आप कह लें, जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी है उसमें यही कुछ ही होता है। और क्या है कि बस ठीक है, जो भी इलेक्शन जीतेगा वो आ जाएगा। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक ये भी इम्पोर्टेंस है कि पाकिस्तान में अभी तक हमने जितनी भी इलेक्टोरल हिस्ट्री देखी है उसमें हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को जो उसमें इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा जो है कोई ना कोई सियासी क़ुव्वतें मुहैया रहती हैं जो उसके इशारों पर खेलती हैं और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करती हैं। ठीक है, जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, जैसे आप इंडिया की मिसाल ले लें कि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में 51 के बाद से मुसलसल इलेक्शन हो रहे हैं। कभी कांग्रेस पहले बहुत मजबूत थी, फिर वीक हो गई, हार गई, जीत गई, कभी कुछ, लेकिन हमेशा इलेक्शन के ज़रिए ही वहाँ पे जो है वो तब्दीली आती रही है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस में एक पहले ये कंसेंसस मौजूद हो कि भाई जो भी इलेक्शन होगा, परफेक्ट तो कोई इलेक्शन नहीं होता, तो ठीक है। जो भी इलेक्शन होगा हम उसको तस्लीम करेंगे। हाँ। तो एक एग्रीमेंट पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान मौजूद होता है कि सिस्टम को हमने मानना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने सिस्टम को ही नहीं मानना, हाँ। आपने जैसे इलेक्शन हो आपने धांधली का शोर मचा देना है। ठीक है, वो 77 में भी मचा दिया आपने, फिर उसके बाद भी 88, 90, 93, 97, अगर आप यही करते रहेंगे कि जो जीतेगा वो कहेगा जी बहुत अच्छा इलेक्शन हो गया, इससे बेहतर इलेक्शन तो आज तक नहीं हुआ, और जो हारेगा वो कहेगा जी ये तो धांधली धांधली धांधली। हो गई।
और हम इस देख तरह की सूरत हाल में एक दरवाज़ा खुलता है किसी तीसरी ताकत के लिए। एग्जैक्टली वो तीसरी ताकत के लिए, और उस तीसरी ताकत ने दरवाजे खिड़कियाँ सारी आइन में रखी हुई थी, 58(2)B भी रखी हुई थी, केयर टेकर गवर्नमेंट की खिड़की भी रखी हुई थी, ठीक है। तो वो हमेशा उसके ज़रिए इंटरवीन करते थे। तो जहाँ पे ये पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान कंसेंसस मौजूद है, वहाँ पे कोई इस तरह का खिड़की दरवाज़ा मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे कोई और तीसरी कुवत जो है उसको हिम्मत नहीं होती वो एंटर होने की। तो और हमें ये हमें 10 साल नज़र आते हैं 2008 से। हाँ, ये हमें नज़र आते हैं कि 2008 के इलेक्शन के बाद से कि शायद हम भी वहाँ पहुँच गए हैं। तो 13 का बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है कि उसमें ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि एक हुकूमत ने अपना टेन्योर मुकम्मल किया, गो के उसका वज़ीर आज़म बदल गया। वह कोर्ट के ज़रिए निकलवाया गया, ठीक है। लेकिन एक पार्लियामेंट कह लें या एक इलेक्टेड हाउस ने अपना टेन्योर पूरा किया, और इलेक्शन के बाद पावर जो है वो अगली एक और पार्टी को चली गई। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो हमने अचीव किया, ठीक है। लेकिन बस बदकिस्मती कह लें आप इसको कि, या जो भी कह लें कि जिन फोर्सेस को ये मंजूर नहीं है कि यहाँ पर सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाए और सिस्टम के ज़रिए ही फिर तब्दीलियाँ जो हैं वो आती रहें, तो उन्होंने फिर तैयारी कर ली। 13 के बाद से हम देखते हैं कि तैयारियां शुरू हो गई। तो और क्योंकि चार्टर तीसरी कुवत, एक तीसरी ताकत को परवरिश बिल्कुल दी गई, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब तो मतलब कोई ढकी छुपी जो बातें बात तो नहीं नहीं, है, कोई सीक्रेट तो नहीं है। मतलब इवन मीडिया टाइम कितना, मतलब मीडिया पर कितनी प्रेजेंस थी और किस तरह एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था। और मैं वापस 2002 में एक रेफरेंस ज़रूर मेरे से ज़रूर। रह गया था। ये मीडिया की आज़ादी जो जनरल मुशर्रफ को वो कंट्रीब्यूशन दी जाती है कि आपने, ये उनकी कंट्रीब्यूशन है। इस ये सहाफ़त की जो रिवायत है बतौर थर्ड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो पाकिस्तान में 2001-2002 में शुरू हुई, जब मुशर्रफ साहब ने वो पैमरा लेकर आए और प्राइवेट चैनल्स बना दिए गए। उसको आप इस सारी सूरत हाल में किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल है कि उसको एक तो आपको इस तरह देखना चाहिए कि ये एक मीडियम का ट्रांजिशन भी था। उससे पहले प्रिंट था, और प्रिंट भी बहुत वाइब्रेंट था। प्रिंट में भी हर भांत भांत की रंग मौजूद थे, हर तरह की सियासत मौजूद थी। कोई इस पार्टी का है, कुछ पार्टी का है, कोई इस धड़े का है, कुछ धड़े का है, तो वो सारा कुछ मौजूद था। तो एक तो ये मीडियम का ट्रांजिशन था, वो पहली दफ़ा हमने 2002 के बाद वो स्क्रीन्स पे देखना शुरू कर दिया और लाइव चीज़ें देखनी शुरू कर दी। वो लाइव वाला पहले हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि हम तो अगले दिन सुबह अखबार में पढ़ते थे ना कि क्या हुआ, ठीक है। अब तो ये लाइव वाला नया शुरू हो गया कि हर जगह हर वक्त मौजूद है वो, और वहाँ से हो रहा है। तो एक तो मीडियम की ट्रांजिशन है वो, शायद उसमें आज़ादी की ट्रांजिशन इतनी बड़ी नहीं हुई जितनी बड़ी मीडियम की ट्रांजिशन है, जिससे हमें लगता है कि यार अब तो हमें सब कुछ मालूम है, सब कुछ देख लिया हमने। तो लेकिन उसके बावजूद जो मुशर्रफ थे उनके ज़ाहिर है कि और तरह की बिल्कुल सियासी सूरत हाल थी। उनको वेस्ट के साथ उनका रिलेशनशिप और तरह का था, और उस रिलेशनशिप की भी डिमांड ये थी कि उनको वो कुछ नहीं कर सकते थे जो 80s वाला जर्नैल कुर्सी पे बैठ कर सकता था। उसकी इजाज़त नहीं थी उनको, वो नहीं कर सकते थे। वो अगर चाहते भी तो वो उनके बस में नहीं था। शायद किसी लेवल पे उनका भी दिल चाहता हो कि बस मैं अगर मैं आपको यहाँ ये कहूँ कि वो पंजाब में ये नहीं कर सकते थे जो वो करना चाहते थे, लेकिन बलूचिस्तान में उन्होंने वो सब किया जो वो नहीं, करना। वो तो आप अभी भी कह सकते हैं, वो तो आप हर दौर में ही कह सकते हैं। वो तो बिल्कुल एक और बहस है, ठीक है, कि वो ज़ाहिर है कि अर्बन एरिया या पंजाब के जो बड़े वो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है उनकी, वहाँ पे उनका रवैया और होता है, और जो फ्रिंजेस हैं, जो मार्जिन्स हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल कुछ और होता है। तो वो तो एक बिल्कुल और सब्जेक्ट है, एक और बहस है वो तो, ठीक है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ना कि मैं लेट 80s में पैदा हुआ हूँ, और मेरी होश जब मैं नौजवानी का हिदायत है, या मतलब मुझे चीज़ों का समझ शऊर आना शुरू है, तो मैं मुशर्रफ साहब के ज़माने में मैंने होश संभाला है। मुझसे प्रीवियस जनरेशन ने ज़ियाउल हक साहब के जी टाइम पे होश संभाला है, जी उससे पिछली जनरेशन ने अयूब खान साहब और यहिया खान साहब के ज़माने में होश संभाला है। तो मैं मुशर्रफ साहब के जी जी। अहद की, मतलब मेरी परवरिश हाँ, है। नहीं, वो इस लिहाज से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब कोल्ड वॉर तो मौजूद नहीं थी ना, और वो पूरी दुनिया से जो कोल्ड वॉर वाला पैराडाइम था वो गायब हो चुका था। उस कोल्ड वॉर में तो आप या इधर हैं या उधर हैं, और जब आप जिस तरफ भी हैं तो फिर आपको बस आपको साइड चूज़ करनी है। उसके बाद आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप घर में क्या कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन थी।
मैं लेकिन मैं अब 2000s में वो सिचुएशन नहीं थी। नहीं, अब वापस आ जाते हैं अपनी बात पर। ये जो मैं आपके लिए आपकी उंगली पकड़ के एक लम्हे के लिए इधर हुआ हूँ, अपनी समझ के लिए हुआ हूँ। तो आप बता रहे थे कि ये पहली दफ़ा ऐसे था कि एक जमहूरी हुकूमत अपने 5 साल पूरे करके असम्बली जा रही थी और दूसरी असम्बली इंतखाबात के नतीजे में आ रही थी फिर। जी। और तो आप ये पहला हम ये भी बात कर चुके हैं कि अब तीसरी कुव्वत एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स को। जी बिल्कुल, उसके बाद के जो 13 के बाद के जो दोनों इलेक्शंस हैं वो तो उसी तज़ाद से ही तय हुए हैं, क्योंकि ये 13 के इलेक्शन में जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है, ये मैं जिस तरह पहले अर्ज़ कर रहा था कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जी। और दुनिया में सारे जो डेमोक्रेसी की माहिरीन हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर 3 ट्रांजिशंस कंसेक्टिवली किसी भी मुल्क में हो जाएं तो आप समझें कि वहाँ पे जमहूरियत मजबूत हो गई। ठीक है, तो आपने 8 देख लिया, आपने 13 देख लिया, तो 13 के बाद अगर 18 में भी ट्रांजिशन हो जाती तो फिर बड़ी मुश्किल थी। फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए या जो तीसरी कुव्वतें जो हैं उनके लिए जो स्पेस जो है वो बहुत लिमिटेड रह जाती, वो नहीं फिर जमहूरी अमल को कंट्रोल नहीं कर सकते मैंने थे। आपसे सीखा है हम्म, इस सारी गुफ्तगू के दौरान कि अयूब खान ने अपना रास्ता कैसे बनाया। फिर मैंने आप ही सी गुफ्तगू में से समझा है कि ज़ियाउल हक साहब ने अपने लिए रास्ता कैसे बनाया। अभी आज की गुफ्तगू में अभी जो जहाँ तक हम बात कर चुके हैं, मुझे मुशर्रफ साहब ने रास्ता कैसे बनाया वो भी समझ आ गई। ये 2017-18 में ना तो मार्शल लॉ लगा, लेकिन कुछ तो हुआ। वो कुछ कैसे हुआ है वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, वो ऐसे ही है कि वो 13 के बाद से ही शुरू हो गया था। जी। 13 के इलेक्शन के जब ये PMLN की नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई तो उसके बाद से ही वो शुरू हो गया था। 14 में धरना शुरू हो गया, एक मुसलसल जो है एक नैरेटिव पे बहुत जोर रहा, और वही जो मीडिया है वो मीडिया के ज़रिए आपने बहुत कुछ दिन रात आपने चोर जो है चोर चोर चोर। चोर चोर और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है आपने वो शोर मचाया। ठीक है, हाँ। तो वो मुसलसल आपने जारी रखा, और उसके बाद आपने 18 में आके तो ज़ोर ज़बरदस्ती भी की। देखें उस वो तो अब सबकी यादाश्त में, इमीडिएट यादाश्त में भी महफूज है। महकमा ज़राअत का नाम मशहूर हो गया इलेक्शन के दौरान ही, 18 के इलेक्शन के दौरान ही। कुछ ज़िमनी इंतखाबात में कुछ लोग इंतखाबी नताइज लेकर, धुंध का माहौल था, हम्म, तो सियालकोट गुजरात पता नहीं कहाँ कहाँ से निकले हम्म, और पता लगा कि वो 3 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पहुंचे। हम्म, तो उनसे पूछा गया कि आप 3 दिन लग गए वो पोलिंग स्टेशन से हम्म, आपको नताइज लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आते आते। तो उनका जवाब है धुंध थी, हम रास्ता भटक गए थे। हम्म, और इस पर लोग हंस पड़े हम्म। और उसके बाद किसी ने कोई काउंटर सवाल नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, जैसे हमें समझ आ गई है कि क्या हुआ है आपके साथ। जी जी जी, ऐसे बहुत सारे वाक़यात आपको मिल जाएंगे। अच्छा, लेकिन आप ये देख लें कि 18 में और उसके बाद भी जो 24 में भी जो उन्होंने विंडो इस्तेमाल की अभी भी पूरे सिस्टम को डिस्टॉर्ट करने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार वो उसी विंडो का है जो मुशर्रफ ने खोली थी। यानी कोई भी उम्मीदवार जो जीता हुआ जो आज़ाद उम्मीदवार है या आज़ाद जीता हुआ जो MNA MP है, वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी किसी भी भी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टी में जा सकता है। आप देखें कि ये इसने ये रास्ता जो निकाला था परवेज़ मुशर्रफ ने, यही इस्तेमाल हुआ 18 में भी यही वो इस्तेमाल हुआ है और अब 24 में भी 24 यही। में भी। ये अलग बात है कि 18 में एक पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हाँ हुआ, हाँ 24 में दूसरी पार्टी के हाँ, खिलाफ बिल्कुल इस्तेमाल हुआ। साइडें बदल गई, हाँ, वारदात वही रही। वारदात वही रही। तो ये एक सिस्टम में एक मौजूद थी कमज़ोरी जो उन्होंने क्रिएट की थी, और वो बाद तक जो है वो इस्तेमाल होती रही। तो लेकिन उसके बाद जो है 13 के इलेक्शन के बाद आपने, क्योंकि अब आपके पास सिस्टम में तब्दीलियां करने की गुंजाइश नहीं थी। हाँ। ठीक है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी विंडोज़ मौजूद थी आपने वो इस्तेमाल की, और उसके अलावा आपने ज़्यादा जोर जो है लगाया कि नैरेटिव मेकिंग कैसे की जाएगी, तो मीडिया पे बहुत जोर रहा। ठीक है, अच्छा, हजारों सोशल मीडिया अकाउंट्स बन गए। सोशल मीडिया बन गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रूर और देखनी चाहिए कि बिल्कुल, ताकि एक साइड की बात ना हो जाए कि अ, जो उस वक्त तक पाकिस्तान की सियासत है उसमें एक जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, वो शायद एक बहुत बड़ा जो नया पॉलिटिकल पॉपुलेशन जो है, या एक बड़ा सेगमेंट जो है डेमोग्राफी जो है, उसको मिस कर रहे थे या उसको प्रॉपरली अटेंड नहीं कर सके। ठीक है, तो ये एक कमज़ोरी जो है इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी
थी मौजूद थी, ठीक है। इन्होंने स्पेस क्रिएट की, स्पेस क्रिएट की इन्होंने, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या इन्होंने इग्नोर किया, या इन्होंने उसको फॉर उसकी ग्रांटेड अहमियत से ही वाकिफ वो नहीं उसकी थे। अहमियत से कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, टाइमली रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो ये उसको अटेंड नहीं कर सके। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी समझने की बात है कि ऐसा वो पार्टियां करती हैं जिनके अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाँ, जहाँ पे पार्टी, जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि पार्टी एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो जब पार्टी एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मौजूद होती है, उसका कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके कोई ऑपरेशंस होते हैं, तो वो फिर ग्राउंड में क्या कब कैसे चेंज हो रहा है उसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करती रहती है, वो करती। तो ये क्योंकि अपने इतने एलियनेटेड थे, हम्म, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जितना अनइवन और रहा है, और कभी इलेक्शन का पता ही नहीं होता था कि कब होंगे कब नहीं होंगे, होंगे भी कि नहीं होंगे, इस्टेब्लिशमेंट किधर होगी, इस तरह की जो अनसर्टेनिटीज़ रही हैं, उसकी वजह से ये वो पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप ही नहीं हुई, इन्होंने कभी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। तो वो एक गैप मौजूद था, और उस गैप को भी वो जो डेमोग्राफी जिसको ये अटेंड नहीं किया इन्होंने, उसको भी जो है इस्टेब्लिशमेंट की। उन्होंने पकड़ा और उन्होंने उसको संभाला, उन्होंने उसको प्रिजर्व किया, हाँ उसको एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, जी। और मनचाहे नताइज 2018 के इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शन में भी मनचाहे नताइज उन्होंने डेफिनेटली लिए, लेकिन उसमें देखें शुरू में भी उन्होंने इलेक्शन, प्री इलेक्शन जिसको कहते हैं, उसमें भी जहाँ से महकमा ज़राअत की मशहूरी हुई वो भी किया। उसके बाद ये आज़ाद उम्मीदवारों को जो इधर से उधर करना जो है वो भी उन्होंने किया। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इतनी कोई अगेन वही वाली 2002 दो वाली वाली बात, सिचुएशन थी। सिचुएशन थी, हाँ बिल्कुल। कि बाप अगर ना होगा हाँ, तो अगर तो वो आप 2002 से कोई बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन नहीं थी, हाँ, और आपको मुसलसल जो है वो हाँ, डंडे के ज़ोर पे ही जो है वो जो पार्टनर्स हैं उनको पास रखना पड़ा। जो हुकूमत का जो आपने एडिफेस जो खड़ा किया था, जो बुत खड़ा किया था, तो उसको आपको मुसलसल सहारा ही देना पड़ा, ठीक है। और जैसे जैसे आप उसको सहारा देते रहे, वैसे वैसे आप ज़ाहिर है किसी न किसी असूल को, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को पामाल करके, किसी न किसी चीज़ को तोड़ के ही आप सहारा दे रहे थे ना, किसी न किसी रिवायत को, असूल को तोड़ के ही सहारा दे रहे थे। तो आप तोड़ते रहे, तो वो जब तक आपने वो जो अमल जारी रखा, और जब तक वो हुकूमत गिर नहीं गई, तो हुकूमत तो गिरी, लेकिन उसके साथ साथ जो है पूरा सिस्टम भी जो है वो आप पहले ही तोड़ चुके थे, उस प्रोसेस में ही तोड़ चुके थे। तो ये नुकसान सिर्फ ये नहीं हुआ कि एक पार्टी की एक हुकूमत जो है वो गिर गई, बल्कि वो उसको बनाने और उसके गिरने के अमल के दौरान पूरा जो सिस्टम है वो आपने बर्बाद करके रख दिया। वो जो 4 स्टेप आपने लिए थे, वो फिर ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है। तो आज ये हम 2025 में हैं, यानी पी का ऑर्डिनेंस 2025 तरमीमी तक कहानी कैसे बनी और यहाँ तक कैसे पहुंची, कोई इलॉजिकल इरेशनल एवोल्यूशन नहीं है। समझ आती है कि किस फोर्स के साथ टकराव है, और कौन सी फोर्स कब जीतती है, और किस फोर्स ने कौन सी फोर्स से स्पेस लेनी हो तो उसे क्या कुछ करना पड़ता है। और इस सारे इस चक्कर के बीच में जो एक चीज़ मुसलसल होती चली आ रही है, वो अवाम का सियासी शऊर जी मुसलसल। बिल्कुल, वो जिसको मैं कह रहा हूँ ना कि आपने सारा सिस्टम तबाह कर दिया है, ठीक है। अब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जो डेमोग्राफी है, जो एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आपके पूरे सिस्टम से नाराज़ है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं, या वो नाइव हैं, या कुछ भी हैं, ठीक है, लेकिन या उनकी याददाश्तें ये 2-3 साल पहले शुरू हुई हैं। हाँ, हुई हैं, हुई हैं। तो लेकिन वो आपसे नाराज़ है, और आपको नहीं पता, आपके पास कोई नक्शा नहीं है ऐसा, कि आप अभी तक नहीं है कि आप उनको कैसे, आप मनाएं। उनको मुसलसल एलियनेटेड रखेंगे। अगर वो मुसलसल एलियनेटेड रहेंगे, तो भी मीडियम टर्म में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और पता नहीं वो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। अगर वो वापस पार्टी इक़्तिदार में नहीं भी आती, तहरीक इंसाफ नहीं भी आती, तो ये जो उसने जो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, ये कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा ना। अगर इसको आप रिजॉल्व नहीं करते, अगर आप इसको कोई रास्ता नहीं बनाते और इसके लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के रिजल्ट्स आपको इलेक्शन की पर्ची के नतीजे के सूरत में मिलते हैं। जी जी, वो मिलते हैं, तो वो इलेक्टोरल सिस्टम में या तो वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, या अगर आप उसको वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे, तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि वो फिर आप किसी और तरह से रिफ्लेक्ट होगा, सोसाइटी में ठीक होगा। है। तो ये आपने जो 18 में जो तजर्बा शुरू किया, यानी आपका जो खौफ था कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, 18वीं तरमीम,
इन्होंने जिस तरह सिस्टम को मजबूत कर दिया है और ये जिस तरह सिस्टम अब लग रहा है कि अब ये टेक ऑफ कर लेगा और अब ये एक मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगा, आपने उसको सबोताज जिस तरह किया है और उस सबोताज करने के प्रोसेस में आपने जो चीज़ें तोड़ी हैं, जितना आपने तबाही या लेके आए, तकरीब का अमल हुआ है। तकरीब का अमल हुआ है जो पूरे का पूरा, अब मुझे तो नहीं समझ आती कि वो ठीक कैसे होगा। ठीक है। मसलन मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, इनके अलावा तो बाकी तमाम सियासी जमातों के इन दस्तखत मौजूद हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर, तो अगर ये दोनों सियासी जमातें सियासी बलूगत का मुजाहरा करती हैं और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 2006 में तय पाया था वो अब 15 साल हो चुके हैं उसको, तो ज़मीनी हालात बदल गए हैं, तो क्या पाकिस्तान में कोई इम्कान है कि तमाम सियासी कुव्वतें इस एक नुक्ते पर कि जमहूरियत और सियासत ही लेजिटिमेट तरीका है अच्छा, ये हुकूमत? बड़ी आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं ना, और मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? मैं तो इस पे नहीं, मैं तो अपनी मायूसी का इजहार कर रहा हूँ। देखें, आप कल ही की खबर है ना कि वो इमरान खान साहब ने आर्मी को ख़त लिखा है, जी, तो अभी तक तो इस तरह के कोई आसार नहीं है कि वो कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाने पे तैयार हैं। अभी अभी तक वो तो लेकिन वो उन्हीं वही। कौम का जो सियासी मिजाज हम्म, अभी डेवलप हो चुका है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नाम ना दें उसका, हम्म। लेकिन किसी ने जी, लेकिन वो मिजाज वो कौम ने तो, इलेक्टरेट ने तो हमेशा बैलेट पेपर के ज़रिए अपनी जो मेच्योरिटी है या वो दिखाई है। ठीक है, लेकिन मैं यही तो बार बार अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपने अब सिस्टम को इतना तोड़ फोड़ दिया है, ठीक है, कि अब मुझे नहीं पता कि कौन अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस करेगा। मुझे तो अभी अभी नहीं समझ आती। और मैं मुझे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अब कोई ये भी इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता कि अब जो नई सियासी कुव्वतें जितनी भी इस वक्त मैदान में हैं वो मिलके कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर रही हैं, उसका भी कोई आसार नहीं है, कोई इंडिकेशंस नहीं है। मतलब अगर आप आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हो, एक बड़ी पार्टी और वो सपोजिटली दी मोस्ट पॉपुलर पार्टी, वो अगर आर्मी चीफ को ख़त लिख रही हो और दूसरों के साथ ना बैठ रही हो या दूसरों के खत ठीक था, एड्रेस गलत था। हाँ, है ना? खत तो ठीक है लेकिन एड्रेस गलत लिख दिया, भूल गए फिर वो। और मुझे लगता है कि एक लतीफ़ा है ना कि वो कंबल को छोड़ दो, कंबल को छोड़ दो, तो वो कहता है कि यार मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। पिछले 2 इंतखाबात में जो कुछ भी किया गया है उसके नतीजे में मैं जो जो कागज़ है ना जो जवान आबादी के जो भी वो है पैरामीटर्स, अभी उनके मुताबिक मैं जवान हूँ, लेकिन मैं नौजवान नहीं हूँ। तो नौजवानों से मेरा हर रोज़ इंटरेक्शन रहता है। मेहदी साहब, 95% लोग एक ख़ास तरह के सियासी मिजाज के हामिल हैं, और वो सियासी मिजाज आज से 10 साल पहले क्वेटा और इस्लामाबाद में बड़ा फ़र्क था। अब क्वेटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह एक ही तरह की यकसानियत है सियासी मिजाज में। अब आप पॉलिटिकल पार्टी से नहीं टकराए हुए, अब आप सियासी रहनुमाओं से नहीं टकराए हुए, ये एक नौजवान नस्ल का सियासी मिजाज है, और वो सीधा सीधा उंगली उठा रहा है एक ऐसे इदारे की जानिब जिसका किसी भी मुल्क और मुआशरे में होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो ज़रूर इशारा कर रहा है, और मैं भी, आप बात कर रहे हैं, मैं भी तकरीबन यही बात ही कह रहा हूँ कि वो एक डेमोग्राफी और एक पूरा ग्रुप जो है, एक बहुत बड़ी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है मौजूद है, जिसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, जिसके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, जिसको सिस्टम अब रास्ता नहीं दे रहा। जी, ठीक है, और वो उसको रास्ता नहीं मिल रहा अभी, और मुझे नहीं मालूम कि उसको रास्ता कैसे मिलेगा, वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा, वो मायूस होके घर बैठ जाएगा या क्या करेगा। मैं इसके बारे में, मुझे नहीं कोई आइडिया इसका। वो आगे कुछ होगा तभी समझ आएगी कि क्या है। लेकिन अभी तो जो है ऐसे लगता है कि जो हमारा, जो हमने बात की है ना, कि जो जमहूरियत का इर्तका और जो इलेक्टोरल सिस्टम की जो मेच्योरिटी है, मुझे तो लगता है कि हम घूम फिर के एक वापस मायूस कुन हद तक एक शायद 51 वाली जगह पे दोबारा पहुंच गए हैं। जो हमारा जब सिस्टम जब, मुस्लिम लीग, जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम इतना लंबा सफ़र करने के बाद घूम फिर के ओह वहीं वहीं पहुंच गए हैं। तो ये एक मायूसी की नहीं, बात मैं तो अब इस पर तो गुफ्तगू ख़त्म नहीं करना चाहता। है। उसकी वजह ये है कि तमाम कहानियाँ और तमाम मुकालमे और तमाम पॉडकास्ट और तमाम टॉक शोज़ वो किसी न किसी उम्मीद अफ़ज़ा पे बात ख़त्म नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि जो सिस्टम, देखें, दो चीज़ें हैं ना, एक तो
सिस्टम की एक मैच्योरिटी होती है ना कि सिस्टम प्रोसेस को लीड करता है या उसको एक बाकायदा रास्ता देता है, चैनलाइज करता है, ठीक है। वो सिस्टम तो गड़बड़ा चुका है, ठीक है। लेकिन जो कुव्वतें हैं और जो कॉन्शियसनेस है, जो मैच्योरिटी है, वो तो एक्सप्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को करेगी। तो लेकिन वो किस शक्ल में करेगी, कैसे करेगी? अगर तो इलेक्टोरल सिस्टम हमारा अभी तक और लाइन हो चुका होता, 18 वाला काम ना होता, 13 के बाद 18 भी ट्रांजिशन हो जाती और उसके बाद फिर 23 में भी ट्रांजिशन हो जाती, तो बिल्कुल हम किसी और सिचुएशन में बैठे होते। और यही जो अभी जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जो नई जनरेशन है, जो उनको एक पॉलिटिकल स्पेस मिल गई होती, उनको एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन मिल गया होता, हो सकता है उनकी पार्टी जीत रही होती 23 में, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन ये जो डिस्टॉर्शंस की गई हैं ना, शॉर्टकट लगाए गए हाँ, हैं। जो शॉर्टकट लगाए गए हैं और जो सिस्टम को बाईपास किया और सिस्टम की बल्कि रिस्पेक्ट ही नहीं की, सिस्टम को भी एक बुराई बना दिया गया है। हाँ। तो वो उससे जो तबाही फिरी है, मैं तो सिर्फ उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। कोई अगर आपसे तो उससे कैसे निकलेंगे, इसका मुझे बिल्कुल इदराक नहीं है। अच्छा, मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि सवाल ना पूछो कि मैं आपसे ये पूछने जा रहा था कि अगर मैं एक खत आपको नवाज शरीफ लिखे, एक शहबाज शरीफ लिखे, एक जरदारी साहब लिखें कि ताहिर मेहदी साहब, हम देख रहे हैं काफ़ी सालों से आप पाकिस्तान में इंतखाबी सियासत और इस जैसे मौज़ूआत पर लिखते रहते हैं, हमें ज़रा आप तजवीज़ करें बतौर ऐसा आदमी जो इस सारे सिलसिले से जुड़ा हुआ है पिछले 20-25 सालों से, कि हम क्या करें? अगेन हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है, मुमकिन है आप कहीं से कोई उम्मीद वाला जवाब दें और मैं इसको खुद हाफिज करूं फिर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो मेरे से पूछें कि तजवीज़ करो। हाँ, कि जीएचक्यू आपसे पूछ ले कि मैं उनको बताऊं कि जी आप क्या करें। हाँ। वो मैंने सुना ये है, मेरे बहुत सारे दोस्त ये बताते हैं कि जब उनके पास जाके कहते हैं कि भाई आप ये करें, आप वो करें, तो कहते हैं यार हमारे पास तो ताकत ही नहीं है, हम तो पावर में ही नहीं है, हम हमारे तो हाथ पांव बंधे हुए हैं। तो वो आप किसी इदारे ने बांधे हुए हैं या सियासी उनकी कमज़ोरियों ने, सियासी उनकी सिचुएशन ने बांधे हुए हैं? तो ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों ऐसे। तो वो तो मेरा ख्याल है अभी नहीं है इस पोजीशन में। और ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो पढ़ी लिखी बातचीत है। जो इसमें सॉल्यूशंस कोई ऐसे नहीं है जो बहुत नायाब हों या जिनके लिए आपको कोई बहुत आइंस्टाइन्स की ज़रूरत हो। मतलब जमहूरियत में क्या होना चाहिए, सिस्टम कैसे बनने चाहिए, वो तो हर जगह मौजूद है, हर एक को मालूम है कि कैसे चलता है, कैसे होता है, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी चल रहा है, चलता है। नहीं, तो मिसाला मान लिया एक जैसा होगा, लेकिन हंडिया तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ है ना। तो ये जो हमारी पाकिस्तानी सियासत की हंडिया है, इसमें जमहूरियत का मसाला आप देख रहे हैं कि किसी तरीके से वो मिक्स होगा? और मेरे ख्याल है कि मतलब मैं इस लिहाज से मायूस नहीं हूँ कि देखें कि हिस्ट्री की, एक तारीख की एक अपनी कुवत भी होती है ना, जी जी, अपनी भी फोर्स होती है तारीख ना, का जबर जिसे कहते हैं। जबर भी है उसकी, एक उसमें एक जोर भी होता है जो चीज़ों को शेप देता है, जो डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो वो तो अभी प्ले करेगा। मैं तो आपसे सिर्फ सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ कि मुझे, क्योंकि मैं तो सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर मेरा ध्यान होता है ना, तो मुझे उस चेस बोर्ड पे तो काफ़ी कन्फ्यूजन नज़र आता है। मुझे तो उसमें से नहीं नज़र आता कि अवाम जो है ये बाजी कैसे जीतेंगे, ठीक है। मैं तो हाँ, हमारी पार्टी तो अवाम है ना। हाँ जी, तो मेरी मायूसी तो यहाँ तक लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन आप अगर उसको बड़े ब्रॉड तारीखी पस मंज़र में रख के देखें, कॉन्टेक्स्ट में, पर्सपेक्टिव में रख के देखें, तो तारीख कोई ना कोई रास्ता निकालेगी अपना, खुद तो ब खुद। उसको जी निकालेगी उसमें। और उसमें तो पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि अल्टीमेटली चले, फिर कुछ इसका ना कुछ मतलब है कि ला तक न तू में रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो नहीं जाना। होना चाहिए, बिल्कुल। इसी पर बहुत शुक्रिया बहुत खैर शुक्रिया। मेहदी साहब। आप मतलब मुझे नहीं पता कि हमारे देखने वाले कितना इससे दिलचस्पी से सुनेंगे और इससे क्या कुछ सीखेंगे, लेकिन मेरे लिए आपके साथ इन 3 घंटों में सीखने के लिए क्या कुछ था, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सलामत रहे।